सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज अपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट के लिए, सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, एमए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो आर्थर होम्स ने अपने संवहनीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन है ये 1928-29 में भूपटल की आकृतियों की उत्पत्ति की समस्या के निराकरण के लिए किया। उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दो मंडलों में विभक्त किया। ऊपरी मंडल को क्रस्ट तथा निचले मंडल को अर्धस्तर सबस्ट्रेटम नाम दिया। क्रस्ट की रचना सियाल से तथा अर्धस्तर की रचना सीमा से हुई है। सियाल महासागर के नीचे नहीं पाई जाती है। संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति चट्टानों में स्थित रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित होती है। पृथ्वी के ऊपरी भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग है उसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, परंतु तापमान अधिक नहीं हो पाता है क्योंकि ऊपरी सतह में संचलन तथा विकिरण द्वारा उष्मा का ह्रास लगातार ह्रास होता रहता है। ऊपरी भाग है उसमें संचलन द्वारा विकिरण द्वारा उष्मा का लगातार क्षय होता रहता है। इसके विपरीत अर्ध स्तर के नीचे रेडियो सक्रिय पदार्थ कम पाए जाते हैं, परंतु उनसे उत्पन्न ताप का संचय होता रहता है, जिस कारण अत्यधिक तापक्रम हो जाता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के गर्भ में से जो पृथ्वी का गर्भ है उससे संवहनीय तरंगें उत्पन्न होकर पृथ्वी की तरफ चलती है। पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पहुंचने पर इसकी दो स्थितियां हो जाती है। तो आंतरिक भाग है उसमें तापमान अत्यधिक इकट्ठा हो जाता है, संचय हो जाता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के गर्भ में संवहनीय तरंगें उत्पन्न होकर ऊपर की तरफ चलती है। पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे पहुंचकर इनकी दो स्थितियां हो जाती है। पहली स्थिति, जिन स्थानों पर दो संवहनीय तरंगें अलग होकर एक दूसरे से विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है वहां पर फैलाव या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक दूसरे से तरंगें होती है विपरीत दिशा में जाती है। अपसरण होने से तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिस कारण स्थल दो खंडों में विभक्त हो जाता है और विपरीत दिशा में हटने लगता है तथा बीच वाले जो स्थान खुला रह जाता है उसमें सागर का निर्माण हो जाता है। इस तरह महाद्वीपों में प्रवाह होता है। तो जो पहला प्रकार का जो इसमें गति होती है वो अपसरण की गति होती है। जिन स्थानों पर दो संवहनीय तरंगें होती है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, वहाँ फैलाव या अपसरण होता है, तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिस कारण स्थलखंड होता है दो भागों में विभक्त होकर विपरीत दिशा की ओर गति करता है तथा बीच का भाग खुले रह जाने से सागर का निर्माण होता है। इस तरह महाद्वीपों में जो प्रवाह होता है महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह करते हैं। दूसरा है, जिन स्थानों पर दो संवहनीय तरंगों से ऊपर उठने वाली संवहनीय तरंग होती है पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे पहुंचकर मुड़कर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होकर एक दूसरे से मिलती है, तो अभिसरण के कारण दबाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप धरातल में अवतरण होने से भूसंहति का निर्माण होता है। तो पहले वाले में तो अपसरण होने से सागर का निर्माण होता है, दूसरे में दो केंद्र से अलग अलग प्रकार की संवहनीय तरंगें आएगी, क्रस्ट के नीचे पहुंचकर मुड़कर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होकर एक दूसरे से मिलेगी, तो अभिसरण की क्रिया होगी, दबाव की शक्ति उत्पन्न होगी। परिणाम स्वरूप धरातल में अवतरण होने से भूसंहति का निर्माण होता है। इस तरह संवहनीय तरंग को दो भागों में रखा जाता है। महाद्वीप तथा महासागर दोनों के नीचे तरंगों की उत्पत्ति होती है, परंतु महाद्वीपों के नीचे से उठने वाली संवहनीय तरंगें अधिक वेगवती होती है। क्यों होती है? क्योंकि महाद्वीपीय चट्टानों में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक मिलते हैं। संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति कई केंद्रों से होती है तथा ये उत्पत्ति केंद्र बदलते रहते हैं। अब इस तरह भूसंहति की स्थिति गिरते स्तंभ से और अवरोही तरंगों के ऊपर उठने से होती है। संवहनीय तरंगों की क्रिया सक्रिय होती है और इसी के दौरान भूसंहति का निर्माण होता है, पर्वतों की उत्पत्ति होती है, उनका उत्थान होता है। इस दौरान संवहनीय तरंगों की तीन अवस्था होती है। पहली अवस्था, इस अवस्था का समय सबसे लंबा होता है।
इसके अंतर्गत दो केंद्रों से आने वाली संवहनीय तरंगे मिलकर जलमग्न तटों के नीचे भूसन्निधि का निर्माण करती है। इस अवस्था में तरंगे क्रमशः वेगवती होती है, भूसन्निधि के तलछट जमा होता रहता है तथा भूसन्निधि की तली निरंतर धंसती रहती है। इस तरह पदार्थों के जब नीचे की ओर अधिक गहराई तक अवतरण हो जाता है तो ऊपर से दबाव और पृथ्वी के आंतरिक ताप के कारण से पदार्थ तप्त होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उनका घनत्व बढ़ जाता है और पुनः दशा होता है। इस तरह कुछ ताप होता है वो रूपांतरण में खर्च हो जाता है, जिस कारण से अधिक तापमान का संचय नहीं होता है। तो पहली अवस्था होती है, इस अवस्था का समय अधिक लंबा होता है। दो केंद्रों से तरंगे आएगी, संवहनीय तरंगे आएगी, जलमग्न तटों के नीचे आएगी, भूसन्निधि का निर्माण होगा। इस प्रकार की अवस्था में क्रमशः जो तरंगे होती है वो वेगवती होती है, भूसन्निधि के तलछट पर जमा होता है, भूसन्निधि की तली निरंतर धंसती रहती है, जिन कारण से पदार्थ नीचे अवतरण होता रहता है और ऊपरी दबाव और पृथ्वी के आंतरिक भाग के तापमान के कारण से तप होने लगती है। परिणाम स्वरूप घनत्व बढ़ जाता है, पुनः दशा होता है और कुछ ताप होता है और रूपांतरण में खर्च हो जाता है। दूसरी अवस्था संवहनीय तरंगों की गति होती है, वो इस अवस्था में अत्यधिक तीव्र हो जाती है, परंतु यह अवस्था कम समय तक रहती है। इस अवस्था में तरंगों के सर्वाधिक वेगवती होने का एकमात्र कारण है गिरती स्तंभ से शीतल पदार्थों का अवतरण और उठते स्तंभ से तरल पदार्थों का प्रवाहित होना। महाद्वीप और महासागरों की ओर से आने वाली तरंगे तीव्र गति से मिलकर नीचे की ओर मुड़ती है, जिससे भूसन्निधि के मलबे पर क्षैतिज संपीड़न होता है। परिणाम स्वरूप भूसन्निधि का मलबा भींचकर वलित हो जाता है और पर्वतों का निर्माण हो जाता है। दूसरी अवस्था होती है संवहनीय तरंगों की दूसरी अवस्था होती है, उसमें गति अत्यधिक तीव्र होती है और परंतु अवस्था होती है ये कम समय के लिए होती है। इस अवस्था में सर्वाधिक वेगवती होने का एकमात्र कारण गिरते स्तंभ से शीतल पदार्थों का अवतरण और उठते स्तंभ से तरल पदार्थ होते हैं तप पदार्थों का जो प्रवाहित होना। महाद्वीपों और महासागरों की ओर से आने वाली तरंगे तीव्र गति से मिलती है, नीचे की तरफ भूसन्निधि पर दबाव डालती है, संपीड़न की क्रिया होती है, फलस्वरूप भूसन्निधि पर मलबा होता है वो भिंच जाता है, वलित हो जाता है और इस अवस्था में पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तृतीय अवस्था में अंतिम अवस्था में संवहनीय तरंगों का क्रमशः क्षीण होने लगती है। इसका मुख्य कारण गिरते स्तंभ से गर्म पदार्थों का अंत तथा उठते स्तंभ से शीतल पदार्थों का उठना, ऊपर से गर्म पदार्थ और नीचे से शीतल पदार्थ आना। धीरे धीरे समस्त उठा हुआ स्तंभ शीतल हो जाता है, जिस कारण संवहनीय तरंगों का समापन हो जाता है और इसके कई परिणाम होते हैं। पहला परिणाम क्या होता है, निक्षेप के समाप्त हो जाने से गिरते स्तंभ के ऊपर दबाव कम हो जाने लगता है, जिस कारण गिरते स्तंभ के पदार्थ धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं, पर्वतों का उत्थान प्रारंभ हो जाता है। दूसरी अवस्था दबाव कम हो जाने से भारी पदार्थ है जो नीचे दब गए थे अब पुनः ऊपर की तरफ उठते रहते हैं, जिससे पदार्थों का पुनः उत्थान होने लगता है। इस प्रकार से ये सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत की आलोचना, इस सिद्धांत के निम्नलिखित दोष हैं। पहला दोष इस सिद्धांत का है, उठते स्तंभ और गिरते स्तंभ की धारणा है ये संदेशपद है। ये किसी ने नहीं देखा है कि उठते स्तंभ और गिरते स्तंभ किसकी है, तो ये उठते स्तंभ और गिरते स्तंभ की अवधारणा होती है, ये संदेशपद है। दूसरा, संवहनीय तरंगे पृथ्वी के अंदर ताप प्रवणता और रेडियो सक्रियता पदार्थ पर आधारित है, इस विषय में जानकारी कम है। तीसरा, क्रस्ट के नीचे संवहनीय तरंगों का क्षैतिज प्रवाह भी एक संदेशपद तथ्य है। चौथा है कमी सिद्धांत की, रूपांतरण द्वारा भारी पदार्थों का नीचे की ओर दर्शाव एक भ्रामक समस्या है। पांचवा, इस सिद्धांत के अनुसार संवहनीय तरंगों का आविर्भाव महाद्वीपों के नीचे कुछ सीमित केंद्रों पर होता है, जबकि इन तरंगों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशा प्राप्त हो तो इन तरंगों का आविर्भाव प्रत्येक स्थान पर क्यों नहीं होता है। छठा, कमी इस सिद्धांत की, आरोही तरंग क्रस्ट के नीचे मुड़कर क्षैतिज रूप में न चलकर ऊपर की ओर चलती है। ऐसी स्थिति में वेगवती तरंगे भूपटल को तोड़कर भयंकर विस्फोट के साथ धरातल पर ज्वालामुखी क्रिया को जन्म देगी, न कि तनाव के कारण सागर का निर्माण होगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।